वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आज हम एक कंडक्टर मतलब यहाँ मैं सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर जैसे मेटल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे और इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इसको ये भी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। है क्या, हमारे पास कंडक्टर तो बहुत तरह के, इलेक्ट्रोलाइट में भी आयंस होते हैं, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आज की क्लास में सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टर। और याद रखना, सॉलिड कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। शेप ऐसे भी हो सकती है, इर्रेगुलर, रेगुलर, कोई भी शेप हो सकती है। तो मैं कोई भी शेप बनाऊं तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जिस भी बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं वो हर शेप के लिए वैलिड है, चाहे इर्रेगुलर शेप हो चाहे रेगुलर शेप हो। ये इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर शेप है आपके पास, और ये रेगुलर शेप है, ये स्फीयर है ना। तो किसी भी शेप की हम बात कर रहे हैं, पर एक चीज खास ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं जो सॉलिड कंडक्टर्स है। हम इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है जो सॉलिड कंडक्टर के पास होती है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor is 0। यानी कि कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का हो, जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाती है, 0। ये ध्यान रखेंगे हम। कैसे देखें आप, ये आपके पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसका ये पॉजिटिव पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है E0, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर आपने एक कंडक्टर डाल दिया है, ये कंडक्टर है, कोई भी शेप हो सकती है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, होगा क्या, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट करेंगे और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ देंगे इस तरफ। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी मूवमेंट फ्री होती है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसकी वजह से अगर आप नोटिस करें तो कंडक्टर के अंदर भी एक लेयर पॉजिटिव चार्ज की बनी और एक लेयर नेगेटिव चार्ज की बनी। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई जिसको कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए इंडक्शन की वजह से, और कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई। यानी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी थी E0 प्लस जो इंड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, इन दोनों का सम 0 होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तब तक आते रहेंगे जब तक इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है।
ऐसा इसलिए होता है कि कंडक्टर के अंदर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़ी इजीली इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, और रीज़न ये होगा कि अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस फील्ड दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी कंडक्टर को रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान रखें, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर एट रेस्ट इज जीरो। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है? क्योंकि इंडक्शन तब तक होती रहेगी जब तक अप्लाइड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों, अप्लाइड और इंड्यूस फील्ड इक्वल ना हो। नॉट एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो आपने अप्लाई कर रखी है और जो इंड्यूस हो वो तब जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। आप सोचो ये कंडक्टर है, अगर आप यहां पर नेट चार्ज देते हो और अगर ये चार्ज यहां एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। पर अभी आपने क्या कहा, हॉलो कंडक्टर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस के ऊपर। आप अगर एक कंडक्टर को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, चार्ज दोगे तो चार्ज सरफेस से होना है, चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस के ऊपर चला जाएगा, और अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर E इक्वल टू 0 होता है, E 0 इनसाइड होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब चार्ज नहीं है। तो ध्यान रखें, नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर एट स्टैटिक कंडीशन, ये ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक कंडीशन की, रेस्ट की बात कर रहे हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। प्रॉपर्टी 2 कहता है कि स्टैटिक कंडीशन के अंदर कंडक्टर के अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज 0, और नेट चार्ज जो होता है वो भी कितना होता है, 0। तो Q नेट जो होगा वो इनसाइड कंडक्टर 0 होगा, ध्यान रखें। थर्ड बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या है भाई? मान लो आपके पास एक ऐसा है और आप एक और ले रहे हो, यहां सॉलिड है, ये अंदर कैविटी है, ये क्या है, कैविटी, अंदर का स्पेस खाली है। आपने यहां पर चार्ज दिया +Q, तो यहां जो है नेगेटिव होगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, यानी कि इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड कैविटी इक्वल टू 0। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है या इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको हम हॉलो कंडक्टर या कैविटी के अंदर रखते हैं, और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये 3 बातें हैं कि हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, चार्ज भी 0 होता है, और उसका यूज हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। तो ये हॉलो कंडक्टर की या कंडक्टर की, कोई भी सॉलिड कंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, अंदर चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका यूज करके हम शील्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी 3 हो गई। जो फोर्थ बात आपको ध्यान रखनी है कंडक्टर के बारे में वो क्या है,
देखें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो तो जीरो होती है, हमने पढ़ा है, नेट चार्ज भी जीरो होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है, यानी V इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो याद रखना चार्ज तो होना चाहिए कंडक्टर पे, बिना चार्ज के पोटेंशियल नहीं होगा, पर वो जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आप देखें कैसे, मान लो ये कोई कंडक्टर है और आपने इसको +Q चार्ज दिया है। आपको पता है चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंचेगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज सरफेस पे आया, आपको पता है कि E इक्वल टू -dV/dr होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में E इक्वल टू -dV/dr होता है। अब आप देखें जो dV होगा वो किसके बराबर होगा, E dr के बराबर। और आपको पता है इनसाइड कंडक्टर E तो जीरो होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। जब E जीरो है तो dV कितना होगा, जीरो। और इंटीग्रेट करेंगे तो V कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कि जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा। यानी पूरा का पूरा सरफेस कंडक्टर का एज अ ईपीएस बिहेव करता है। अब आप सिंपल एक बात भी समझे, आप मान लो ये कोई कंडक्टर है आपके पास और यहां पर पोटेंशियल भी है। देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ना कोई चार्ज है, सब सरफेस के ऊपर है। तो अब आप सोचो, अगर आप एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां लेके आओगे, यहां से यहां, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं। मान लो आपने चार्ज +Q यहां दिया हुआ है यहां, और आप जानते हो ये चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अंदर का चार्ज कितना होगा, जीरो। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। आप एक चार्ज को सरफेस से सेंटर तक लेके आ रहे हो, जब अंदर का चार्ज जीरो है, फील्ड जीरो है, तो क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। आप बड़े आराम से चार्ज को यहां से यहां ला सकते हो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। इस और जहां पर वर्क डन ना करना पड़े वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल होने के बाद भी आप वर्क डन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहां पर जब कोई चार्ज ही नहीं है यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो याद रखना अंदर का जो सरफेस होता है वो ईपीएस की तरह बिहेव करता है, हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, कोई वर्क डन नहीं करना आपको हॉलो कंडक्टर के अंदर। क्लियर है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें आप। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to surface of conductor। यानी देखिए ये कंडक्टर है, अगर मैं यहां से यहां पर +Q चार्ज देता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस सरफेस पे 90 डिग्री होगी, यहां पर कहीं पर भी परपेंडिकुलर ही होगी सरफेस पे, ये परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट पे, ये देखो ये परपेंडिकुलर।
इस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब क्यों होगी परपेंडिकुलर, आप देखिए, सपोज करो आपने यहाँ चार्ज दिया, हम पहले कर चुके हैं, अगर ये परपेंडिकुलर ना होके टेंजेंशियल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल मूव कर रही है। अब आप देखो टेंजेंशियल मूव करने पे होगा क्या, जब आप टेंजेंशियल मूव करोगे तो देखें यहां पर ये मान लो ये यहां पर आपने थीटा एंगल बनाया, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेवलप होगा EX हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जनरेट होगा EY। आपको पता है कि अगर कोई भी वेक्टर, ऐसे कोई वेक्टर है हमारे पास, ऐसे कोई प्लेन है, इसमें एक वेक्टर इधर जा रहा है, मान लो R, दिस इज इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा, तो आपको पता है R के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह से वी हैव द टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू द सरफेस। अगर इस सरफेस के टेंजेंट रहा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चार्ज को फिर से डिस्टर्ब करेगा, चार्ज की फिर से मूवमेंट करेंगे। बट याद रखना, हम पहले ही बता चुके हैं कि चार्ज तो सेटल हो चुके हैं पहले, इस तरह से सेटल हो जाते हैं चार्ज। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो चार्ज इस तरह से सेटल हो जाते हैं कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो ये सरफेस पे चार्ज को मूव करा देगा अगर ये टेंजेंशियली निकला तो ध्यान रखना, हमेशा कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास होती है अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है आपको, ये हो चुका है हमारे पास। अच्छा, अब देखें इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट at surface of conductor। देखो ये जो रेगुलर शेप है, ये हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस है r, हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर चुके हैं गॉस थ्योरम में, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शेल के लिए हम डिराइव कर चुके हैं, और आप जानते हो सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। अगर आपको इरेगुलर शेप के लिए करना है, मान लो ये इरेगुलर शेप है, इसमें आपने चार्ज दिया हुआ है +q, और आपको पता है चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा चार्ज, सारा चार्ज। आपको क्या प्रूव करना है कि इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हमने एक सिमेट्रिकल यानी शेल के लिए पहले डिराइव किया हुआ गॉस थ्योरम में, हम इस इरेगुलर शेप के लिए डिराइव करके देख रहे हैं कि क्या ये भी इतना ही होगा। देखते हैं, देखें आप, हमें डिराइव करना, मान लो हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ये वाला, दिस पार्ट बहुत छोटा लेते हैं, और यहां पर एक सिलेंडर बना देते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, यहां गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ये गॉसियन सरफेस बन गया। देखें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर जाएगी, सिर्फ ये बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो देखें आपके पास 3 सरफेस है, पहला सरफेस, दूसरा ये कर्व्ड सरफेस, ये तीसरा सरफेस, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, और ये कर्व्ड सरफेस क्या है, सेकंड है।
मैं इसको दोबारा यहाँ रिड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और गॉसियन सरफेस ये है मेरे पास, ये गॉसियन सरफेस है। तो देखो इसमें क्या है, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर जा रही है, ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला सिलेंडर का, इससे नीचे वाला पोर्शन, ये इससे नीचे ये वाला पोर्शन, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहां देखें, अगर यहां पर एक एरिया एलिमेंट बनाते हैं, ds की डायरेक्शन होगी इधर, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो सरफेस नंबर 3 के लिए E जीरो है, सरफेस नंबर 2 के लिए भी E जीरो है, बचा सिर्फ ये वाला सरफेस, ये वाला ds वन सरफेस के लिए। यहां पर गॉस थ्योरम लगा हुआ, गॉस थ्योरम कहता है E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है जो q होता है q बाय डेल्टा s, डेल्टा एस मतलब स्मॉल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा। तो q की जगह क्या करोगे आप, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, एस भी लिख सकते हो, डेल्टा एस भी लिख सकते हो, सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो E इंटीग्रल ds, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। थीटा क्या है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है और ds भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थीटा 0 डिग्री है। E ds दिस, यहां पर इंटीग्रेट कर दो, ds डेल्टा एस आ जाए या टोटल सरफेस एरिया आ जाए। जब इसका इंटीग्रेट करोगे, अगर आप यहाँ s लिखते तो यहाँ s लिख देना, डेल्टा एस लिखा है तो डेल्टा एस लिख दिया, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस कैंसिल हो, तो व्हाट इज E, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ में n कैप और डाल दो, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये याद रखें आप, 6 प्रॉपर्टीज हैं बहुत खास कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अगर सॉलिड कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, पर याद रखना कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नेट चार्ज जीरो होगा, उसको आप शील्डिंग में इस्तेमाल करते हो, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेंगी। 4th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, उसके अंदर थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड होगा, यानी पूरा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और जो छठी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कांस्टेंट होगी और दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। तो ये ध्यान रखें, ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर था इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद क्योंकि हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें कंडक्टर और इंसुलेटर जो है उनके बिहेवियर को जरूर पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कंडक्टर को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर कहते हैं, वो हमने देख लिया। 6 खास प्रॉपर्टीज है जिनको हमें ध्यान रखना है, जिनके बेसिस पे हम डेरिवेशंस करेंगे कुछ, और जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टॉपिक है। टॉपिक इज व्हाट, टॉपिक को बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और ये बोल सकते हो आप बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं,
डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके बिहेवियर पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। देखो, ये बिहेवियर जानने से पहले वी मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स तो पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स? दीज आर इंसुलेटिंग मटीरियल्स। These are insulating materials transmit electrical effect, transmit electrical effect, transmit electrical effects without being conducted। यानी बिना कंडक्शन के ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, अपने सरफेस के ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं। ये खास तरह के इंसुलेटर्स होते हैं, नॉर्मल इंसुलेटर की तरह नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि कैटेगरी तो हमने तीन ही बनाई है, मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। पर नाम याद रखें, हमने डाइलेक्ट्रिक नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हर इंसुलेटर के अंदर नहीं होता। ये नॉर्मल इंसुलेटर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम डाइलेक्ट्रिक डाला है। हम नॉर्मली इनको इंसुलेटर नहीं कहते। इनकी खास बात क्या है कि अपने सरफेस के ऊपर चार्ज डेवलप कर लेते हैं जब इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है। या इसके साथ साथ तो याद रखें, ये नॉर्मल इंसुलेटर नहीं है डाइलेक्ट्रिक्स। इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन कुछ लोग ऐसे देते हैं, दीज आर द मटीरियल्स स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी within them। These are the materials stores electrical energy within them, having high value of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड exists inside them। खास बात होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। आप अगर नॉर्मल इंसुलेटर की बात करो, नॉर्मल इंसुलेटर जो है उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होती, पोलराइजेशन बहुत कम लिमिट तक होता है। इनका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा लिमिट तक होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल इंसुलेटर जैसे वैक्यूम की बात करें तो इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वैक्यूम का वो 1 लेते हैं, पर इनका हाई वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ये ध्यान रखें। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आप एग्जाम्पल में ले सकते हो माइका, एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक का। इसके बाद आप हैवी वाटर, ये भी लिख सकते हो आप, लेड या ग्लास लिख लो, ग्लास, सिरामिक, सिरामिक ये भी है। इसके साथ साथ आप प्लास्टिक, प्लास्टिक भी लिख सकते हो, ड्राई एयर,
ड्राई एयर, ये भी डाई इलेक्ट्रिक का काम करता है। क्लियर है? इसके बाद हम ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स भी बहुत सारे होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स ये भी डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं। याद रखना, इनमें जो मॉलिक्यूलर की बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, इन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर ये नॉर्मल इंसुलेटर से थोड़ी सी लूज होती है, कंपैरेटिवली फ्री होते हैं मॉलिक्यूल्स। पर अगर आप इंसुलेटर की बात करो, इंसुलेटर में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मूवमेंट अलाउ नहीं होता, जिसकी वजह से इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है। पर इनका, जब जिनकी मैं बात कर रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स की, इनमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इसीलिए इनको हमने एक अलग कैटेगरी दी है, अलग नाम दिया है। पर याद रखें, अगर इनसे कोई पूछा जाए तो आप जरूर लिखेंगे कि ये एक इंसुलेटिंग मटीरियल्स है, नॉट अ परफेक्ट कंडक्टर, बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, बट नॉर्मल इंसुलेटर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। हमने पढ़ तो लिया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि बिहेवियर को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किस मटेरियल को पढ़ रहे हैं। भाई जिस मटेरियल को पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए। अच्छा, और एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे जितने याद थे वो मैंने आपको बताए हैं। पर एक चीज ध्यान रखें, ये इंसुलेटर तो होते हैं बट नॉर्मल इंसुलेटर से थोड़ा सा अलग होते हैं, ये बात आप ना भूलें। नॉर्मल इंसुलेटर की तरह नहीं होते, थोड़ा सा उनसे अलग होते हैं। अब आप देखें टाइप्स, जो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो नॉन पोलर और दूसरे पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, अगर कहीं बनाने को बोले आपको कि आप नॉन पोलर बना के बताओ, तो आप ऐसे ही क्रिस्टल बना देना डाइलेक्ट्रिक का। हमें जब भी यूज़ करना पड़ेगा हम डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसी स्लैब्स ही बनाएंगे, और क्या करेंगे, इसमें हम एटम्स और या मॉलिक्यूल्स ऐसे बना देंगे, इसकी पूरे कंप्लीट सर्कल। ध्यान रखें, यहाँ मैं कंप्लीट सर्कल बना रहा हूँ, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने इस तरीके से बनाया है। ध्यान रखें स्ट्रक्चर को। और इनके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड की बात करें, वो 0 होगा और कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा नेट। यहां देखें, अगर मैं पोलर की बात करता हूं, इनकी शेप परफेक्ट स्फीयर की तरह नहीं होगी, थोड़ी सी शिफ्ट चेंज होगी शेप ऐसे। यहां देखिए परफेक्ट मैंने सर्कल बना रखा है स्फीयर की तरह, यहां स्फीयर नहीं बना रखा, यहां थोड़ा सा फ्लैट है ये। क्यों? क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी होता है। पर इनके अंदर भी इनिशियली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट P 0 नहीं होता, P नॉट इक्वल टू 0। इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। याद रखें, डाइलेक्ट्रिक्स दो तरीके के, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, नेट डाइपोल मोमेंट भी 0, बट पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन पूछते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। क्या ये? दीज आर the insulating materials, these are the insulating materials in which center of
gravity of positive and negative charge coincides at a point. The net dipole moment is zero. और एग्जाम्पल क्या है? H2, O2, N2, CO2, इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती। होता क्या है, अगर आप एटम की बात करो, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। होता क्या है, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज होता है। इन सभी नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर होगा। मैं बात कर रहा हूं, मान लो मैं इसी एटम को रीड्रॉ कर रहा हूं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का मान लो एक सेंटर का पॉइंट है। जैसे सेंटर ऑफ मास है वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और इस न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है इनका भी एक सेंटर होगा, लाइक द सेंटर ऑफ मास, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स the point at which whole positive charge of this atom is supposed to be concentrated, and center of gravity of negative charge is a point at which the total negative charge of the atom is supposed to be concentrated, and both coincide. Suppose this is the positive charge and this is the negative charge, both are coincides. It means the dipole length equal to 0, 2a equal to 0, and dipole moment equal to 2a into q. Because the length is 0, that is why the dipole moment is 0. इनमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती नॉन पोलर के अंदर। इस बात को बड़े ध्यान से याद रखें। कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोलर की। पोलर क्या होते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, आपने पढ़ा हो शायद, केमिस्ट्री में हम ज़्यादा पढ़ते हैं इनमें। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि दे अट्रैक्ट द सेंटर टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो हम बात कर रहे हैं पोलर की, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इनमें क्या होता है? These are the materials in which center of gravity of positive and negative charge do not coincides at a point. There is a separation. सेपरेशन होता है उनके बीच में। इसकी वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। जैसे आपके पास HCl है, NH3 है, H2O है, ये इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। सिमेट्री नहीं बन पाती, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन हो जाती है। एक तरह से मान लो आप कहो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं, और जब भी मान लो पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएंगे, मान लो ये Q प्लस और इतना ही Q नेगेटिव सेपरेट हो गया,
तो इनके बीच में सेपरेशन आ गई, इनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो गई, उनको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के, एक पोलर एक नॉन पोलर, जिनकी डेफिनेशंस आपको बता दी गई हैं, आपको इनके एग्जांपल्स दे दिए गए हैं। आई होप कि आपको इनकी मीनिंग समझ में आई। इसको अच्छी तरह से स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, और हम अपने अगले लेक्चर में इनके बिहेवियर के बारे में और भी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।